हेलो जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 और इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। जी आपका इसमें रैपिड रिवीजन होगा और जितना जल्दी कम टाइम में हम कवर कर सकते हैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री कंप्लीट ऑफ क्लास 10। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल चेंज कि केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल और चेंज, यानी कि केमिकल जिसमें कुछ ना कुछ चेंज हो। तो अगर इसको पढ़े तो क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब कोई नया सब्सटेंस और उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, यानी कि उसकी नई प्रॉपर्टीज बन रही हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? केमिकल चेंज बोल रहे हैं। और ये केमिकल चेंज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन होना, हमारे फ्रूट्स वगैरह का ख़राब हो जाना, और फूड का बनना, और डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का जो डाइजेशन होना, फ्यूल बर्न करते हैं, ठीक है, रेस्पायरेशन होता है, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हमारे केमिकल चेंज के अंडर आते हैं। तो अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म वन और मोर प्रोडक्ट of entirely different properties by undergoing a change in state, color, temperature, or due to evolution of gas. Rearrangement of atoms also takes place in a chemical reaction। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर होकर होता है। यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन ये होता है, सिंपल सी बात है, कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं जो हमारा उन रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in terms of standard symbols and formula used for the reactants and the products। यानी कि जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके लिए जिन सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, तो उनका यूज़ करके हम क्या, जो हमने केमिकल रिएक्शन की है उस केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, तो उसको क्या बोल देते हैं? हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी, बहुत कॉमन सी आपकी रिएक्शन भी दी हुई है, जिसमें हमारा क्या है, मैग्नीशियम को बर्न करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि जब Mg और O2 दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। और ये किसकी रिएक्शन थी? ये थी हमारी मैग्नीशियम मेटल की, जो हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह आता है कि जो हमारी रिएक्शंस हैं वो हमारी बैलेंस और अनबैलेंस होती हैं, तो उनको हमें बैलेंस करने की नीड क्यों होती है? अब देखिए, हमें इतना पता है कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है वो क्या बताता है? हमें ये बताता है कि जितना हमारा रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट होगा। यानी कि जितने एटम, जितने मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट में थे उतने ही एटम और उतने ही मॉलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट में भी होंगे। तो इसीलिए हमें कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड होती है। तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी ये केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, कंबाइन होना, जुड़ना, जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे रिएक्टेंट होते हैं और वो आपस में रिएक्ट करके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट को बना दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कम्बिनेशन रिएक्शन को हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन है कि जैसे हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। या और दूसरी एक और रिएक्शन आती है जिसमें हमारा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये भी क्या हो गई? हमारी कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं हम डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन क्या है? डीकम्पोज होना, यानी कि जो हमारा सिंगल रिएक्टेंट है उसका ब्रेकडाउन होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में बना देना, वो क्या हो गया? हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। यानी कि जिसमें हमारा रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होने के बाद हमारे दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट बना दे रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा डीकम्पोजिशन हो गया। अब डीकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन,
लाइट डिकम्पोजिशन जिसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों के हमारे बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड हमारा अलग हो जाता है, और जो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अलग हो जाता है। यानी कि जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद हमारा कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ये तो था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का। सेकंड आता है कि वो जिसमें हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट की हेल्प से हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें हमारा सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे ही रख देते हैं तो क्या होता है, जिसमें हमारा सिल्वर अलग हो जाता है और जो हमारा क्लोरीन है वो इन द फॉर्म ऑफ गैस उड़ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम किस तरीके से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वाटर यानी कि H2O में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराते हैं तो क्या होता है कि आपका H2 और O2 दोनों हमारी गैस की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिकम्पोजिशन के टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेस कर देना, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट को किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के थ्रू उसकी जगह से हटा देना हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कि उसके कंपाउंड से जो हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। अब इसको लर्न करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारा जो रिएक्टिविटी सीरीज है कंप्लीट, जिसमें हमारा पोटेशियम वगैरह उस साइड से जाते हुए हमारा जो हाई रिएक्टिव मेटल्स आती है, फिर हमारा मॉडरेट रिएक्टिव आती है, फिर हमारी लेस रिएक्टिव जैसे कि हमारा गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, तो ये हमारे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। तो इसी तरीके से आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए। तो इसमें हमारा एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल आता है, जैसे हमारा जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जैसे ही आयरन रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर हमारा ब्लू होता है, और आयरन नेल को जैसे ही हम उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि कॉपर उससे डिस्प्लेस हो जाती है, क्योंकि आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, क्योंकि आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो क्या होगा कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और वो क्या होगा कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये भी बड़ी सिंपल सी है, जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच anion and cation of two different reactants molecule interchange their positions to form two extremely different compounds। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे दो अलग अलग कंपाउंड से हमारा एनायन और कैटायन मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है वो और जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है वो दोनों हमारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक नई कंपोजिशन के एलिमेंट्स को बना लेते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या होता है कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, और जो लेड आयोडाइड है वो अलग हो जाता है। तो ये क्या है, हमारे जब हमारे मोलिक्यूल्स आपस में इंटरचेंज करे, वो एनायन और कैटायन आपस में इंटरचेंज करे, तो उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, उसको बोल देते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हमने बात की कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और जिसको हम कह सकते हैं इन दोनों, जब ये दोनों रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एकदम इजी है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि जिसमें हमारा ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करे और हाइड्रोजन को लॉस करे, तो जब ये रिएक्शन हो रही है जिसमें ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं हम ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है, जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि जिसमें हमारा कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करे और हाइड्रोजन को गेन करे, तो उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और जब ये दोनों रिएक्शन किसी भी एक रिएक्शन में हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको समझने के लिए बहुत
इजी सा एग्जांपल इसमें क्या है हमारा, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड हमारा रिएक्ट कर रहा है H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना रहा है हमारा, Cu हमारा अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है, और हमारा H2O यानी कि वाटर अलग हो जाता है। अब अगर हम देखिए, अब CuO यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन ऐड हो गया हमारा ऑक्सीजन के साथ, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जिट यानी कि बाहर आना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ईजी है कि दीज रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें हीट रिलीज आउट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब ही एग्जिट होता है, जिसमें हीट क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज आउट होती है, तो उसको क्या बोलते रहे हम, एक्सोथर्मिक। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी के अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एंडोथर्मिक। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है विच हीट इज एब्जॉर्ब अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और वो क्या करे, वो हीट को गेन करे, यानी कि जैसे कुकिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, या फिर और आता है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल रहा है, बर्फ का पिघलना भी हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट को गेन किया जाता है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट को रिलीज आउट किया जाता है, या फिर हीट रिलीज आउट होती है जब कोई भी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी सभी रिएक्शन, जिसमें हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन विद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब हम अपने आसपास देखते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो ये क्या होता है, ये सब कोरोजन क्या है, बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो conversion of metal into their undesirable compounds by the action of moisture, water, acid and air। यानी कि जब मॉइस्चर, वाटर, एसिड और एयर की वजह से, यानी कि इनकी रिएक्शंस की वजह से जो मेटल होती है वो क्या होती है, वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो आयरन होता है वो शार्प, बड़ा चमकदार होता है और शाइनी सरफेस का होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पड़ा रहता है तो क्या होता है कि उसके जो सरफेस होती है वो रफ होती जाती है और वो ब्राउनिश कलर की एक लेयर उसके ऊपर आ जाती है। तो यही क्या होता है, यही हमारा कोरोजन होता है। और कोरोजन की वजह से क्या होता है, तो ये जो कोरोजन होता है, इसी कोरोजन की वजह से जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो ख़राब हो जाता है। यानी कि हमारे आयरन गेट्स हो गए, जैसे कि कार्स हो गई, या बाकी जो रेलिंग्स हो गई है ना, शिप्स हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं कि जो आयरन है तो वो हमारा ख़राब हो जाता है। यानी कि और भी अगर हमारी मेटल्स है तो वो क्या हो जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, किसकी वजह से, कोरोजन की वजह से। और कोरोजन सिर्फ आयरन में ही देखने को नहीं मिलता, कोरोजन और भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप रिंग पहनते होंगे, अगर आप कॉपर की रिंग या फिर एक अष्ट धातु वाली रिंग आती है जिसमें कॉपर की कंपोजिशन भी ज़्यादा होती है, या फिर आपने कॉपर का कोई वेसल देखा होगा जैसे कि लोटा होता है, तो ये क्या है कि उसके ऊपर आप ग्रीन ग्रीन कलर का, या फिर आप अपने फिंगर पे अगर आपने रिंग पहनी हुई है कॉपर की, तो आप ग्रीन ग्रीन कलर का उसके ऊपर एक कवरिंग सी देखते हो, अपनी फिंगर के ऊपर देखते हो, तो वो क्या हो गया, वो कॉपर का जो हमारा रस्ट होता है, यानी कॉपर के ऊपर कोरोजन हो जाता है। या फिर जो हमारी सिल्वर होती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, तो वो क्या हो गया हमारा, वो भी हमारे सिल्वर के ऊपर कोरोजन आ गया। ठीक है, अब कोरोजन से हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, कोरोजन से किस तरीके से अपनी इन चीज़ों को बचा सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे होती है इनसे अपनी मेटल्स को बचाने के लिए। जैसे हमारा लेयर ऑफ ऑयल, यानी कि ऑयल की लेयर करके भी हम इसको बचा सकते हैं। ग्रीस, यानी कि ग्रीस लगा के भी हम इसको बचा सकते हैं। यानी कि और जो हमारे जो आयरन वगैरह पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर किसी दूसरे जो मेटल होती है, जो लो रिएक्टिव मेटल होती है, उसकी जो दूसरी मेटल्स होती हैं उन मेटल्स की कोटिंग उसके ऊपर करके, जैसे कि हमारा आयरन के ऊपर
हम किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन यही होता है जिसमें हमारा क्या है कि जिसमें हम, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब भी खराब होना होता है, लेकिन ये है क्या बेसिकली, इट इज़ अ फिनोमिना इन विच फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर give an unpleasant smell and taste. This is due to oil and fats present in the food items getting oxidized by air, heat and light. अब क्या होता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं उन फूड आइटम्स का ऑक्सीडाइज हो जाना। अब क्योंकि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है। अब क्या है कि जब वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में खुले रख दिए जाते हैं, तो आप देखते हो कई बार हमारी जो सब्जियां वगैरह हम बनाते हैं घर में, तो वो क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाती है। वो क्यों ख़राब होती है, उनके अंदर से एक अजीब सा टेस्ट, अजीब सी स्मेल आती है। क्यों, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। और वो क्यों ख़राब होती है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। वैसे तो वो बायोलॉजिकली भी डैमेज होती है कि बायोलॉजिकली, क्योंकि जो हमारा फूड है वही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही फूड है जो इस इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं। लेकिन क्या है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, या फिर वो बाकी इस एयर से रिएक्ट करती है, या फिर वो उनकी कंपोजिशन कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो वो सब किसकी वजह से, रेंसिडिटी बोलते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल दे रहे हैं, रेंसिडिटी। यानी कि रेंसिडिटी क्या है, वो प्रोसेस है, वो फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, हमारा फूड आइटम्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उसको क्या बोल दे रहे हैं, हम रेंसिडिटी बोल दे रहे हैं। ठीक है। अब रेंसिडिटी से हम किस तरीके से अपनी इन सभी फूड आइटम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए, इनको बचाने के लिए हमारे कुछ कॉमन से मेथड आते हैं, जैसे कि बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड, यानी कि उस फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन। अब आपने देखा होगा चिप्स वगैरह आती हैं, उनमें गैस भरी रहती है खूब सारी। अब हम सोचते हैं कि इसमें चिप्स कम और गैस ज़्यादा भरी हुई है, तो वो क्यों भरी हुई है, क्योंकि वो उसको प्रिवेंट कर रही है, किससे, रेंसिडिटी से। रेंसिडिटी का मतलब समझ गए ना आपकी, रेंसिडिटी बहुत ईजी सी है कि वो चीज़ जो हमारे फूड को ख़राब कर रही है, खाने को ख़राब कर रही है। अब उस फूड को बचाने के लिए हम, यानी कि उन चिप्स को बचाने के लिए, उन कुरकुरे को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जो क्या करती है, उनको बचा के रखते हैं, उनको प्रिवेंट करती है किसी भी जो रेंसिडिटी होती है उससे। या तो हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर हम नाइट्रोजन गैस उसमें लगा सकते हैं। या फिर और भी हमारे घर में बड़े कॉमन सी होती है कि उनको जो फूड आइटम्स होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, जिससे कि कहीं कम से कम एयर कांटेक्ट हो और कम से कम चांसेस हो जाए उनके ख़राब होने के। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर 1। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम चैप्टर 2 के बारे में। तो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्या कहता है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। जो हमारे डेली रूटीन में हमारे लाइफ में बहुत यूज़ होता है, एसिड का, बेसिस का और साल्ट का। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से हम फैमिलियर है, तो इसीलिए एसिड, बेसिस और साल्ट भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं हम एसिड्स के बारे में कि एसिड क्या होता है। द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड कलर आर कॉल्ड एसिड्स। यानी कि एसिड्स वो होते हैं जो टेस्ट में किस टाइप के हो, खट्टे होते हैं, तो उनको क्या बोल दे रहे हैं, उनको हम एसिड बोल दे रहे हैं। सम फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, तो ये हमारे कुछ फ्रूट्स हैं जो हमारे खट्टे होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है। अब कुछ एसिड सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत हाईली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लो होते हैं। इसी कुछ एग्जांपल हैं हमारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 बोलते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है, हमारे स्टमक, पेट में होता है, जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। इसी तरीके सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ होता है, बैटरीज वगैरह में हम डालते हैं उसको। नाइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, सल्फोरस एसिड होता है। तो ये सब हमारे कुछ एसिड्स के टाइप हैं। ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेसिस के। अब ये बेसिस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू कलर। अब क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस खाने में कड़वे होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत बिटर, बहुत कड़वा होता है। और वो क्या करते हैं, जो रेड लिटमस होता है, जब हम लिटमस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो उसका कलर, वो रेड को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो और अगर हम बात करें कि एसिड की, तो एसिड एसिड बेसिकली क्या होता है, वो H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस हमारा
हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे बेसिस के, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्या है, हमारे बेसिस है। बेसिस में भी आ जाते हैं क्योंकि वो बेसिस जो वाटर में डिजोल्व, क्योंकि सभी बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते, तो जो बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम एल्कलाइन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि एल्कलाइंस क्या होते हैं। तो एल्कलाइंस वो बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। और ऑल एल्कलाइंस आर बेस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाइन, यानी कि सभी बेसिस एल्कलाइंस नहीं होती। सभी एल्कलाइंस बेसिस हो सकते हैं लेकिन सभी बेसिस एल्कलाइन नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है, अब इंडिकेटर को समझने के लिए, क्योंकि हमने अभी एसिड और बेस के बारे में बात की, जिसमें हमने लिटमस के बारे में बात की। अभी पहले एसिड बात की, फिर बेसिस बात की, अब बात करते हैं इंडिकेटर, और फिर बात करेंगे हम एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज, फिर बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, आप वर्ड से समझ रहे हो। इंडिकेटर यानी कि जो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जो किसी की तरफ साइन कर रहा है, जो कोई सिग्नल कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है कि कोई ना कोई चीज़ है। अभी इंडिकेटर क्या होते हैं, दिस आर द केमिकल सब्सटेंस विच गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन एंड टर्मरिक आर नेचुरल इंडिकेटर, मिथाइलिन ऑरेंज फिनोफ्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर। अब कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे हमारा लिटमस आ गया और टर्मरिक आ गया, तो ये हमारे क्या है, कुछ ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर आते हैं। और जो हमारा मिथाइलिन ऑरेंज आ जाता है, फिनोफ्थलीन आ जाता है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिनको हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। तो इंडिकेटर का मतलब यही होगा कि वो सब्सटेंस जो हमारा एसिडिक नेचर का है या वो हमारा बेसिक नेचर का। तो एसिडिक और बेसिक नेचर को जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंडिकेटर। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो सब चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, यानी कि एसिड बेस और दोनों को ही जो बता रहे हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। तो कुछ इसमें कुछ बात करने वाले हैं, कुछ इंडिकेटर और उनका ओरिजिनल कलर क्या होता है, एसिड में कैसा हो जाता है और बेस में कैसा हो जाता है। तो अभी इससे पिछले वाले पॉइंट पे हमने बात की थी लिटमस के बारे में। तो क्या होता है, लिटमस हमारा अगर रेड है, उसका ओरिजिनल कलर रेड ही होता है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके वो रेड ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो वो रेड किस में, ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उस ब्लू लिटमस को हम ब्लू का कलर ब्लू होता है, और अगर उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ब्लू रेड हो जाएगा, लेकिन बेसिस के साथ ब्लू ब्लू ही रहेगा। ऐसे ही टर्मरिक आप घर पे भी करके देख सकते हो, टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्या होता है कि टर्मरिक का कलर बेसिकली येलो होता है, लेकिन क्या है कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो उसका कलर कैसा हो जाना है, रेडिश ब्राउन हो जाना है। इसी तरीके से रेड कैबेज का अगर हम देखें कलर, तो क्या होता है, नॉर्मली उसका कलर पर्पल होता है, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट करने पे रेड हो जाता है और बेस के साथ रिएक्ट करने पे ग्रीनिश येलो हो जाता है। इसी तरीके से फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, फिनोफ्थलीन का कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बेस के साथ रिएक्ट करती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। इसी तरीके से मिथाइलिन ऑरेंज, अब ऑरेंज से ही आप समझ गए कि उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। और मिथाइलिन रेड भी आते हैं और भी आते हैं, तो क्या है कि ये हमारे मिथाइलिन ऑरेंज आ गए, जो जिसका जो हमारा नॉर्मल कलर होता है कैसा होता है, ऑरेंज होता है, लेकिन जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रेड हो जाता है, लेकिन जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो येलो हो जाता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जो हमारे जो स्मेल रिलीज करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि एसिड है कि बेस है, जैसे कि ऑनियन, वेलिना और क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल मीन्स वो लौंग का तेल जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ऑनियन रिएक्ट करता है एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, वेनिला रिएक्ट करता है कोई चेंज नहीं होता, क्लोव ऑयल रिएक्ट करता है कोई चेंज नहीं होता जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही ये तीनों बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर स्मेल है वो एकदम से वैनिशीज स्मेल आएगी, एकदम डिफरेंट टाइप की स्मेल उससे रिलीज आउट होती है। तो ये हमें बताते हैं कि वो एसिड होगा कि वो बेस होगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट different pH values to indicate the acidity और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का हमारा
एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, जो हमारा डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर रिलीज करता है। अब पीएच क्या होता है? पीएच को बोलते हैं हम पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंस मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर करते हैं पीएच स्केल से। अब वो पीएच स्केल क्या होता है? इट इज अ स्केल यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। वन कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14, यानी कि जो हमारा हाईली एसिड, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू हमारी 14 होती है, यानी कि नहीं, उसकी वैल्यू होती है 0, यानी कि वो क्या करता है? वो उस एसिड को 0 वैल्यू से ऑब्जर्व करता है और हाई जो बेस होता है 14 वैल्यू तक उनको मेज़र करता है। तो वो उस स्केल का क्या नाम है? उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। यानी कि पीएच स्केल वो स्केल होती है जो हमारी H+ आयन के सॉल्यूशन, वो जो H+ आयन है उस सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा उसकी कंसंट्रेशन को जो मेज़र करे, तो उसको क्या बोल दे रहे हैं हम? पीएच स्केल बोल दे रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही हमारा हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा रिलीज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा है, अगर उसके अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमारी जो पीएच की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और आपको पता ही होगा कि जो न्यूट्रल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। तो बात करते हैं कि हमारा जो एसिड है और बेसिस हैं उनके दोनों की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो क्या होती है? अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम कि जो हमारा पीएच है उसकी क्या इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में होती है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे एसिड्स की, जैसे एसिड जब हमारा रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो क्या बना दे रहा है? एसिड जैसे ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो हमारे साल्ट बनाता है और H2 गैस रिलीज आउट हो जाती है। यानी कि इसमें एक एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा कि जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या बना दे रहा है? वो जिंक सल्फेट बना देता है और H2 गैस जो होती है रिलीज आउट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, यानी कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना दे रहा है? वो बना दे रहा है हमारा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? अभी हमने बात की कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स आप न्यूट्रलाइजेशन से ही, न्यूट्रल वर्ड से ही समझ रहे हो कि वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वो जीरो हो जाता है। जैसे कि वो जिसमें हमारा एसिड एसिड नहीं रहता है और जिसमें हमारा बेस बेस नहीं रहता है, यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना दे रही हैं? वो साल्ट और वाटर बना दे रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। क्या है कि जब HCl रिएक्ट कर रहा है हमारा NaOH के साथ तो वो क्या बना दे रहा है? NaCl, यानी कि वो नमक जो हम खा रहे हैं, टाटा नमक, ठीक है, और वाटर बना दे रहा है H2O। ठीक है। अब आता है हमारे, जब हमारा मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। जब मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है? वो बनाता है साल्ट और वाटर, यानी कि CuO रिएक्ट कर रहा है और वो क्या बना रहा है? साल्ट और वाटर बना रहा है। ठीक है। तो ये हमारे एसिड्स के कुछ रिएक्शंस थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो वो शो करता है। इसी तरीके से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे बेस भी शो करते हैं। वो क्या होती हैं? जैसे हमारे बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो सेम जैसे हमारे एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाई थी, सेम एज इसी तरीके से बेसिस भी जब रिएक्ट करते हैं हमारे मेटल के साथ तो वो क्या बनाते हैं? साल्ट और गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे NaOH रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो वो क्या बना दे रहा है? साल्ट, यानी कि Na2ZnO2 बना दे रहा है और H2 हमारा रिलीज आउट हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है वो रिएक्ट करती है बेस के साथ तो भी वो क्या बना दे रही हैं? साल्ट और वाटर बना दे रही हैं। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो क्या बना दे रहा है? साल्ट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और H2O यानी कि वाटर को वो बना रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी एसिड्स की और बेसिस की, कि ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो इन दोनों को एक दूसरे से
अलग कर रही हैं और शो कुछ सिमिलरिटीज़ भी शो कर रही हैं। तो जब हमने पीएच स्केल के बारे में बात की तो पीएच स्केल का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है? पीएच स्केल का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जैसे हम अगर फूड ही खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो क्या है कि माउथ से हमारा फूड एसिडिक होता जाता है और स्टमक में जाके हाईली एसिडिक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो वहाँ पे क्या है, वो बेसिक इन नेचर, यानी कि हमारा फूड कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है नेचर में। या फिर आप एक और एग्जांपल से देख सकते हो, ऐसे ही कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है, जलन टाइप होता है हमें, तो क्या है कि वो जो एसिडिटी होती है, जब हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो स्टमक में तो म्यूकस है, वो तो हमें फील नहीं होने देगा। लेकिन जब एसिड बाहर ऊपर की तरफ आता है, हमारे ईसोफेगस की तरफ आता है, तो क्या है कि ईसोफेगस में हमें जलन फील होती है। तो वो जो हमें जलन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन हमें फील होती है, तो वही क्या हो गया, वो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड विच रिलीज आउट फ्रॉम आवर स्टमक एंड कम्स अपवर्ड इन द ईसोफेगस, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होती है और हमें लगता है कि कुछ जलन हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इनो पी लेते हैं। तो इनो हम पी लेते हैं, तो इनो जैसे ही रिएक्ट करते हैं उस एसिड के साथ, तो वो क्या कर रही है, उसको न्यूट्रल कर दे रही है। तो इसमें समझने के लिए बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है कि एसिड हमारे पेट में बना और हमने इनो पिया और वो क्या हो गया, एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी हमारे डेली लाइफ में एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमारा आता है कि चेंज, अगर पीएच का चेंज हो रहा है, पीएच का चेंज अगर हो जाता है तो क्या होता है कि पीएच के चेंज की वजह से जैसे एसिडिक रेन होती है, क्योंकि एसिडिक रेन आपको पता है कि वो बहुत हार्मफुल होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ कर रही हैं, उनके लिए भी हमारा जो पीएच है वो मेंटेन होना ज़रूरी है। सॉइल का पीएच, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पीएच पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रोथ करती हैं। हमारे जो माउथ का पीएच होता है वो 5.5 के आसपास होता है। जैसे ही उससे कम होता है तो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ करते हैं और क्या होता है कि माउथ डीके होना, मतलब टूथ डीके होना हमारे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे पीएच इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी डेली लाइफ में। बात करते हैं अब साल्ट्स के बारे में। अब साल्ट क्या है? साल्ट वो सब चीज़ें हैं जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है। तो साल्ट का पीएच क्या होता है? साल्ट का पीएच बेसिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू कितनी हो, 7 हो, ना तो वो एसिड हो ना वो बेस हो, तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो, हमारी 7 हो। 7 हमारा न्यूट्रल को शो करता है और न्यूट्रल ही हमारा क्या होता है, साल्ट होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नॉर्मली खाते हैं, और इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, सी से, यानी कि समुद्र से आता है ये, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी इज ऑल्सो नोन एज कॉमन साल्ट एंड द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन साल्ट्स फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड रॉक साल्ट। अब क्या है कि ये जो हमारा कॉमन साल्ट है, इस कॉमन साल्ट को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? हम कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करते हैं हम ओशियन से, समुद्रों से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कुछ कॉमन कंपाउंड्स होते हैं और जो हमारे कॉमन साल्ट से हम उनको ऑब्टेन करते हैं। तो अब क्या है कि जैसे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, द साल्ट अंडरगोज decomposition to produce sodium hydroxide solution near the cathode, chlorine gas at the anode and hydrogen gas at the cathode. This process is called chlor-alkali process because of the product formed chlor for chlorine and alkaline for NaOH। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जब हमारा Na यानी कि साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट को अगर हम वाटर में ऐड कर दे रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा NaOH यानी कि हमारा बेस और क्लोरीन गैस और साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज आउट हो जाती है। यानी कि हम NaCl को जब रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस तीनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर तो आपने सुना ही होगा, ब्लीचिंग पाउडर बड़ा कॉमन सा है कि ब्लीच कराते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम, यानी कि
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हमारा क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है तो वो क्या बना दे रही है, वो बनाती है हमारे ब्लीचिंग पाउडर। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है क्लोरीन गैस, तो वो क्या बनाई, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बना रही है और क्या बनाती है, H2O बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कॉमन फॉर्मूला आता है NaHCO3। अब NaHCO3 कैसे बनता है, NaHCO3 को बनाने के लिए दो कॉमन से प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारा क्या है, NaCl रिएक्ट करता है वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमारा अमोनियम के साथ। अमोनिया के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो इन तीनों के साथ, इन चारों की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है और NaHCO3। NaHCO3 यानी कि हमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। अब ये क्या है कि ये हमारा Na2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट है और वो हमारा उसके साथ वाटर की कंपोजिशन भी है, जो हमारे 10 मॉलिक्यूल है हमारे वाटर के। वॉशिंग सोडा इज बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, मीन्स इसमें क्या कर रहे हैं हम, रिक्रिस्टल कर रहे हैं किसको, सोडियम कार्बोनेट को। और क्या होता है कि जब हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हमारा वाटर के साथ तो वो क्या बनाता है, वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 डॉट 10H2O बना रहा है। ठीक है, इसको हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों में, जैसे कपड़े वपड़े धुलने में यूज़ करते हैं, सोप में, ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह पे इसका यूज़ होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला आता है हमारा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जब जिप्सम को हम हीट करते हैं और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 373 डिग्री केल्विन पे हम उसको हीट कर रहे हैं, और वो हीट करने के बाद क्या होता है कि वो हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनको लॉस कर देता है, और वाटर के मॉलिक्यूल को लॉस करने के बाद क्या बनता है, वो कैल्शियम सल्फेट बनते हैं और हेमी हाइड्रेट, जिसको मैंने हाफ H2O बोला, वो बना दें। यानी कि जिप्सम को हिट करने पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP मिलता है, और हमारा 3/2 H2O जो वाटर होता है वो हमारा अलग हो जाता है। इसको अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, डॉक्टर पे वो प्लास्टर होता है। कभी अगर आपका हाथ वाथ टूटा हो तो आपको प्लास्टर भी चढ़ा होगा, तो वो प्लास्टर क्या होता है, वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसमें टॉयज़ बनाने में यूज़ करते हैं हम, डेकोरेशन में यूज़ करते हैं हम, और जो हमारी, आपने सुना होगा कई बार कि आप क्या करा रहे हो भैया, हम तो POP करा रहे हैं अपनी रूफ पे, तो POP क्या होता है, वो यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जितने भी मैंने आपको अभी कॉमन साल्ट्स बताए हैं तो इन सभी के फॉर्मूलाज और इन सभी की रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, साथ साथ इनका हम कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर था, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं अब हम थर्ड चैप्टर के बारे में, जो हमें क्या बताता है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल और नॉन मेटल क्या होती है, अब दोनों चीज़ें अलग हैं, मेटल अलग है और नॉन मेटल अलग है। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेटल के बारे में। अब मेटल क्या होती है, एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। यानी कि वो एलिमेंट्स जो हमारी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जब वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको क्या बोल देते हैं, हम मेटल्स बोल देते हैं। ये उसकी केमिकली प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड सब्सटेंस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो उसके तार बना सकते हैं हम, उसको पीट के उसकी चादर बना सकते हैं हम, उसको खींच के लंबे तार बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। उसको अगर पीटते हैं तो उससे आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो ये कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ साथ वो कंडक्टर होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन
टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। जैसे ही वो मेटल के साथ रिएक्ट करते तो मेटल ऑक्साइड, मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, हमारा बेसिक इन नेचर होता है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद विगोरसली विद ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कि अगर हम सोडियम और पोटेशियम को सोडियम वो आती है, सोडियम मेटल आती है, अगर हम उसको रिएक्ट करा दें, उसको केरोसिन में डाल के रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वो रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ तो वो एकदम से ब्लास्ट टाइप होता है, ऐसे फट जाता है एकदम से ना। तो वो क्या होता है, वो एकदम से रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वो रिएक्ट। अब इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। यानी कि ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होती, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ वाटर में सोल्यूबल भी होती हैं। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटल ऑक्साइड होती हैं जो हमारे बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करती है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है और वो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। अब मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेटल जब होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज आउट करता है। और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बना देते हैं, वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी मेटल की। अब क्या है कि कुछ मेटल ऐसी हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत लो होती है। जैसे कि हमारा आ जाता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमारी कुछ मेटल हैं जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। साल्ट और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हाइड्रोजन गैस क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब उसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व नहीं होती। ठीक है। अब क्या है कि जो हमारी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वो रिएक्टिव मेटल्स क्या करती है, वो जो लेस रिएक्टिव मेटल को होती है उसको उसके सॉल्यूशन से क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में पहले बात की थी जब हम रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें एक रिएक्शन आई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके जो सॉल्यूशन होता है उससे अलग कर देती है, उससे डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है। जैसे कि उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी जिसमें हाईली रिएक्टिव क्या हो, हाईली रिएक्टिव से लो रिएक्टिव की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और हमारा गोल्ड। तो ये हमारा कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है जो मैंने पहले पढ़ी। रिएक्टिविटी हमारी हाई से लो की तरफ जा रही है, लेस रिएक्टिव की तरफ। ठीक है। तो ये हमारी सब कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हम नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं। अब नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स आर दोज विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही हैं तो वो क्या करती हैं, वो हमारे नेगेटिव आयन बनाती हैं। ठीक है। तो जो नेगेटिव आयन बना रही हैं तो वो क्या हो गई, हमारी नॉन मेटल्स हो गई। ठीक है। अभी आपको बता दें कि क्योंकि एलिमेंट्स वो जो हमारे पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो हो गया हमारा नॉन मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है वो हो गए हमारे मेटल्स। तो नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज और आती है कि नॉन मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस इन नेचर एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है लेकिन वो सॉफ्ट तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो इसीलिए
वो नॉन मेटल होते हुए भी कहीं ना कहीं मेटेलिक प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल्स डू नॉट यूजुअली रिएक्ट विद वाटर। अब नॉन मेटल ज़्यादातर जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, यानी कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, हमारे मेटल और जो नॉन मेटल्स होती है आपस में रिएक्ट करती है। तो ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड की अगर हम बारे में बात करें तो जैसे कि हमारा मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब क्या है कि मैग्नीशियम हमारा मेटल है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करें कि मैग्नीशियम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 2 क्लोरीन एटम एलिमेंट उसके साथ रिएक्ट करे तो क्या बना रहा है, MgCl2 बना रहा है। तो क्या है कि ये हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो कुछ आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, दे आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होती है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को बड़े अच्छे से अट्रैक्ट करता है, तो इन फोर्स की वजह से क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी वजह से उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और ये वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। लेकिन जैसे पेट्रोल वगैरह होते हैं उनके लिए वो इनसोल्यूबल होते हैं और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते अगर ये सॉलिड स्टेट में है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तब करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स की। तो हमारा मेटल का कंप्लीट, नॉन मेटल कंप्लीट और हमारा आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीट। अब आता है एक छोटी सी टर्म्स आते हैं जिसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स नेमली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स, दीज आर नोन एज मेटलॉइड्स। यानी कि मेटलॉइड्स वो होते हैं जो हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के क्या क्या अकरेंस होती है, वो कैसे मिलती है और क्या क्या उनकी फॉर्म्स होती है और उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अकरेंस ऑफ मैटर के बारे में। द नेचुरली occurring compounds of the metals is the earth's crust are called minerals, यानी कि जो मिनरल्स हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे नेचुरल ऑकरिंग हमारे कंपाउंड्स होते हैं और उनमें हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल भी होता है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स, यानी कि ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ओर्स क्या होते हैं कि वो मिनरल्स जो हमारे नेचर से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उनको निकालते हैं और उससे क्या करते हैं कि जिनसे हमें मेटल मिलता है, उन मिनरल्स जिनसे हमें मेटल मिल रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम ओर्स बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है मेटलर्जी का। तो मेटलर्जी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। कि मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को उनके ओर्स से, उसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, अब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है उसमें मेटल्स को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि मेटल्स जो हमारी हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेसिकली कि इनको हम मोल्ड करते हैं, इनको पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं कि इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, तो ये कुछ मेटल है जो हमारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं और इनको सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो मेटल्स होते हैं जो हमारा मॉडरेट यानी कि वो मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारा जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो ये हमारे क्या है कि ये नॉर्मल से रिएक्ट करते हैं। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम दो प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग की जो हमारा जिसमें हमारा मेटल जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके रखता है। ठीक है, मेटल जब सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको हम रिएक्ट करा दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के साथ साथ हम उसको हीट भी कर रहे हैं, टेम्परेचर भी दे रहे हैं। तो वो क्या होता है, तो वो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आता है ZnS, यानी कि जिंक सल्फेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना दे रहा है और हमारा SO2 गैस अलग निकल जाती है। इसी तरीके से कैल्सिनेशन आता है। कैल्सिनेशन क्या है कि रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में हम हीट करते हैं। जैसे कि जिंक कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हमारा, जिंक कार्बोनेट को हम हीट कर दे रहे हैं, अब जिंक कार्बोनेट को हीट कर दे रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम वही कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसमें जिंक ऑक्साइड दोनों में बन चुका है। अब जिंक से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस आता है जिसका नाम है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाता है, वो जिंक अलग बना देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अलग निकाल देता है। तो ये हमारा वो आ गया कि जब हमारा जो मीडियम जो रिएक्टिविटी सीरीज वाले होते हैं उनको हम सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं, उनको सेपरेट हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। और रोस्टिंग में हम सल्फर और को अलग करते हैं जिसमें सल्फर रिएक्ट किया होता है, और कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट और को अलग करते हैं। और जो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग में हम उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हम कैल्सिनेशन में उसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था हमारा मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज वाले। अब कुछ आते हैं जो हमारे लो रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग। अब जैसे इसमें आता है हमारा कॉपर या फिर मरकरी। अब क्या है कि कॉपर, जैसे कि हमारा कॉपर सल्फर और इन कॉपर सल्फर आपस में रिएक्ट किए हुए हैं और बनाया हुआ सल्फर और है, तो वो क्या है कि वो हमारा ऑक्सीजन के साथ यानी कि ओपन एयर के साथ हम उसको रिएक्ट करा दे रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हम उसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है कि हमारा Cu2O और हमारा SO2 गैस की फॉर्म में अलग हो जाता है। अब वापस जो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, हमारे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा कॉपर होता है वो अलग हो जाता है और SO2 जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो हमारी अलग निकल जाती है। तो ये क्या था, ये हमारे जो लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले थे उनको हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं। अब वो आते हैं जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही लो होते हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब ये क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम बॉटम पे मिलते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज एकदम लो होने की वजह से क्या होता है, ये हमारे फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड, thin strip of pure metal is made the cathode, and a solution of metal salt is used as a electrolyte. On passing current through the electrolyte, pure metal get deposited on the cathode and insoluble impurities settle at the bottom of the anode is known as एनोड मड। अब ये क्या है, बहुत ही इजी होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ करंट यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, उसमें वही एनोड और कैथोड बनते हैं। तो जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड होता है और जो हमारा प्योर मेटल की स्ट्रिप होती है वो हमारा कैथोड होता है। तो एनोड से जो हमारा इम्प्योर मेटल थी वो हमारे
उसमें से जो मेटल होता है वो अलग होके वो कैथोड जो स्ट्रिप थी उसके ऊपर जाके चिपक जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, और बाकी जो बच जाता है इम्प्योरिटीज वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या है? कोरोजन एक हमारा बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि मेटल धीरे धीरे एटमोस्फियरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हमारा एक नया कंपाउंड बनाता है, यानी कि ऑक्साइड वगैरह की फॉर्मेशन करता है। जो ऑक्साइड वगैरह की फॉर्मेशन करता है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मेटल है वो धीरे 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 ख़त्म होती जाती है, ख़राब होती जाती है। ठीक है, इसी में आता है हमारा कोरोजन में कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी यही होता है जिसको बोलते हैं हम लोहे के ऊपर जंग लगना। तो लोहे के ऊपर जंग लगना भी हमारा क्या है, कोरोजन है। ठीक है, इसको हम प्रिवेंशन, इससे मैंने आपको इसमें कुछ पॉइंट पहले ही बताया था प्रिवेंशन किस तरीके से, उसके ऊपर पेंट करके, ग्रीस लगा के, ऑयलिंग करके, ठीक है, या फिर प्लेटिंग करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा सकते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? एक प्रोसेस है जिसमें हम कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी कि जिंक के जब हम किसी भी आयरन वगैरह के ऊपर कोटिंग कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। या फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एलओए। एलओए क्या होता है? जब होमोजीनस मिक्सचर होता है हमारे दो या दो से ज़्यादा मेटल का, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल का जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आ रहा हमारा स्टेनलेस स्टील आ जाता है, जिसमें हमारा आयरन, निकिल और क्रोमियम, इन तीनों को मिला के हम स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। फिर ब्रास आता है जिसमें हम कॉपर और जिंक को मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आ जाते हैं जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाते हैं, एलॉय बनाते हैं। तो एलॉय हमारा दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला के बनाया हुआ मटेरियल है, और उसके ऊपर जंग लगने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में। तो फोर्थ चैप्टर क्या कहता है हमें? तो फोर्थ चैप्टर कह रहा है हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल हुज एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 एंड 4। यानी कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2 और 4 होती है। और कार्बन की कमाल की बात यह है कि ये सभी लिविंग थिंग्स के अंदर मिल जाता है नॉर्मली, कि जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, बुक हो गया, ट्रीज हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर मिलता है। और वो मोस्ट अबाउंडेंट जो एलिमेंट है वो क्या है, हमारा कार्बन है। ठीक है, इट इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट एंड ऑलवेज फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि शेयरिंग बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को ना तो लेते हैं ना वो देते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो शेयर करते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, हमारी कार्बन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो। अब क्या है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और किसी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ आउट करना इतना इजी टास्क नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है किनकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ईच एटम इन द रिजल्टिंग मोलिक्यूल अटेन्स अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि उसमें क्या होता है कि उसमें वो शेयरिंग कर दे रही हैं, और शेयरिंग करने की वजह से क्या होता है कि दोनों एटम्स का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और दोनों की जो नोबल गैस वाली जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो फिर किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको गेन कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड के बेसिकली कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और सिंगल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और हमारा 2 बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और हमारा
क्या बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो लो होती है। दीज कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। सच कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि वो वाटर और अदर पोलर सॉल्वेंट्स में भी क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि हमारा बेंजीन वगैरह, ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जैसे एलोट्रोपी, कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी, तो इनके बारे में ही बात करने वाले। तो एलोट्रोपी क्या होता है, बेसिकली एलोट्रोपी वो होता है, एलोट्रोप्स बनते हैं, यानी कि जिसमें हमारा जो जैसे अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं उनके मिलने से, यानी कि जो उनकी कंपोजिशन है वो सेम है, लेकिन क्या है कि जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, अलग होती हैं। अगर हम बात करें एलोट्रोपी क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स इज रेफर टू एज एलोट्रोपी, यानी कि वही हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म, मतलब अलग अलग फॉर्म्स में रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म और एलोट्रोप्स, यानी कि वो उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स और एलोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स आते हैं, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फर्लिन, और तीनों की ही हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन बने तीनों किससे हैं, कार्बन से बने हैं। जैसे कि हमारा डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और जैसे कि हमारा ग्रेफाइट, अब डायमंड क्या है, हमारा कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ग्रेफाइट करता है, लेकिन वो क्या है, सॉफ्ट है। तो इन सब कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारी जो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन, यानी कि कैटेनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, दूसरे कार्बन एलिमेंट्स के साथ भी क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। द कंपाउंड्स दस फॉर्म्ड में कंटेन लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन और इवन रिंग, यानी कि रिंग वाली चेन को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, यानी कि जो एरोमेटिक शेप, यानी कि रिंग बना रहे हैं, जैसे कि बेंजीन बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे चैन बनाते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज वगैरह होते हैं, वो क्या बनाते हैं, चैन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैटेनेशन। नेक्स्ट आता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, और वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंट, यानी कि उसके पास बची हुई जगह, यानी कि कार्बन हैज़ अ valency of 4 and it is capable of bonding with atoms of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements. Carbon forms 4 covalent bonds, hence it is tetravalent, यानी कि कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एलोट्रोपी, कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से ही मिलके बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमारा CH4 यानी कि मीथेन, C2H2, C2H4, ये सभी क्या होते हैं, बेंजीन वगैरह, ये सभी क्या है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इनको पहचानने के लिए बहुत ही ईजी सा बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है क्या, कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इस फॉर्मूले का आपको याद रखना पड़ेगा, CnH2n+2 क्या होता है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला होता है, और इसमें क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड ही फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमारा मीथेन, इथेन, वो सब क्या होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, और इनको क्या बोलते हैं, एल्केन्स, ANE से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कि जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्म डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। अब जिसमें हमारा
डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एल्कीन, और उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम एल्काइन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये हमारे क्या आते हैं, ये हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब जैसे कि आप इनको देख सकते हो कि यहाँ पे आपका C4H10, अब ये दोनों हमारे क्या है कि ये दो हमारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बने हुए हैं, दोनों क्या है, अलग हैं, लेकिन इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो कार्बन की कुछ चैन, ब्रांच और रिंग्स की फॉर्मेशन करता है कार्बन, वो कैसे करता है कि सबसे पहला आता है स्ट्रेट चैन। स्ट्रेट चैन कंपाउंड्स हमारा बनाता है कार्बन, जिसमें हमारा कार्बन है, कार्बन के कुछ कंपाउंड, कार्बन के कुछ एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, साथ साथ वो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रेट चैन कंपाउंड्स हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांच्ड चैन कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें क्या करता है, कार्बन हमारी ब्रांच बनाता है। ब्रांच का मतलब उसमें उसके साथ साथ कोई दूसरा भी ऐड हो रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा ब्रांच्ड चैन कंपाउंड्स हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिंग या फिर उसको बोलते हैं रिंग। इसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है बेंजीन। तो बेंजीन किसके आ गया, हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आ गया बेंजीन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे चैन, ब्रांच और रिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम होमोलोगस सीरीज के बारे में। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि होमोलोगस सीरीज वो होती है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, जिसमें क्या होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जैसे हमारा मीथेन वगैरह हम सब यूज़ करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल पॉइंट पे बात करें तो क्या होता है कि द डिफरेंस इन द मोलिकुलर वेट्स ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर्स इज 14 यूनिट। यानी कि 14 यूनिट का डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो सक्सेसिव जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम हेट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। अब हेट्रो एटम और फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, इन हाइड्रोकार्बन chain, one or more hydrogen atoms can be replaced by other atom in accordance with other valencies. The element that replaces hydrogen is known as heteroatoms। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है बाकी एलिमेंट्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम हेट्रोएटम्स। यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप्स क्या कर देते हैं, उसको हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देते हैं और अपने आप को जाके वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोएटम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हमारे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम, कुछ हम उसको सफिक्स यूज़ करते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम किस में यूज़ करते हैं, प्रोफिक्स यूज़ करते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, क्लोरो, जैसे कि क्लोरोइथेन, जिसमें हमारा इथेन में क्या ऐड हो गया, क्लोरीन हो गया। पहले तो आपको इनका जो नेमिंग याद करना पड़ेगा कि जो हमारे कार्बन नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। जैसे कि मैं सीरीज वाइज पढ़ता जाता हूँ, 1 2 3 4 क्या होता है कि मीथेन, मिथ 1, इथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ओक्ट 8, नॉन 9 और डेक 10। तो ये क्या हो गया हमारा कि ये कार्बन के एटम और उनके जो नेम हैं वो आ गए। उसके बाद जो हमारे बॉन्ड बने हैं, अगर एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्केन हो गया जिसमें सिंगल बॉन्ड बना है, एल्किन जिसमें हमारा डबल बॉन्ड बना है, और एल्काइन जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बॉन्ड। और नेक्स्ट आता है हमारा वो जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। जैसे कि एल्कोहल जिसमें हम OL यूज़ करते हैं और उसमें आता है OH। जिसमें हमारा आता है एल्डिहाइड जिसको हम AL यूज़ करते हैं। इसमें आता है कीटोन जिसमें डबल बॉन्ड O आता है बीच में। और फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारा, ये कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है जिनको हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं
हमारी कार्बन की, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंबशन की। अब कंबशन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि हीट और लाइट को रिलीज करते हुए वो कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, एयर में बर्न हो जाते हैं। तो एक केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन की, कंबशन शो करता है हमारा कार्बन के जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो। अब जो जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं, यानी कि अल्कोहल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि CH3CH2OH को अगर हम एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करें, या फिर जो हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ अगर हम हीट करें तो क्या हो सकता है, वो हमारा CH3COOH, यानी कि हमारा क्या हो सकता है कि अल्कोहल कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसके साथ एडिशन रिएक्शन भी शो करता है हमारा कार्बन मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद CH3Cl और हमारा CHCl, यानी कि हमारा एसिड अलग निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया। अब आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इथेनॉल की। इथेनॉल और इथेनॉइक आप पढ़ेंगे तो इथेनॉल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो क्या होती है कि इथेनॉल जो होता है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर देता है, और सोडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, वो सोडियम इथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सोडियम इथोक्साइड के साथ सोडियम इथोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है, यानी कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ तो क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, जब वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कि जब अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारा मतलब अगर वो सैचुरेटेड है, अब अल्कोहल है सिंगल बॉन्ड, तो जैसे ही हमारा रिएक्ट करता है, जैसे कि हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देता है तो क्या होता है कि वो हमारा H2O अलग निकल जाता है, और वो क्या हो गया कि वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हमारा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कि सबसे पहला आता है कि रिएक्शन विद इथेनॉल, की जो इथेनोइक एसिड होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो हमारा इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर सकता है। यानी कि इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है हमारा, इथाइल एथेनोएट हमारा किसका आता है, जो एस्टर आता है वो। और ये कब बनता है, तब बनता है जब हमारा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, साथ साथ जो हमारा वाटर होता है वो उससे क्या होता है, रिलीज आउट हो जाता है। अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म आती है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है, द एस्टर गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट्स ऑफ एसिड when treated with alkali like sodium hydroxide. This reaction is known as saponification because it is used in the preparation of soap। यानी कि हम saponification इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा एस्टर जब हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारा C2H5OH, यानी कि अल्कोहल अलग निकल जाता है और एक सोडियम के साथ कार्बन की लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोनिफिकेशन। अब आता है जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है वो रिएक्ट करता है NaOH के साथ, यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो बनाता है हमारा सोडियम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विद सोडियम एंड H2O, यानी कि वो कार्बन के साथ जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स की एक लॉन्ग चेन बनाती है सोडियम के साथ, और हमारा H2O हो गया होता है अलग हो जाता है। तो ये हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करता है हमारा इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाता है, वो हमारा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विद सोडियम एंड वाटर एंड CO2 रिलीज आउट हो जाती है। तो ये क्या है, हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ही हमारी इथेनोइक एसिड और हमारी अल्कोहल की। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, अब सोप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वेयर एज डिटर्जेंट्स आर द अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सोप जो होता है वो हमारा सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो हमारे अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होते हैं, वो किसके साथ, लॉन्ग चैन ऑफ कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे सोप होती हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के साथ अलग अलग रिएक्ट क्यों करती हैं। तो इसमें इसको अच्छे से हम इस तरीके से बता सकते हैं कि सोप आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, सोप मॉलिक्यूल के साथ, और सोप मॉलिक्यूल के साथ जैसे ही वो रिएक्ट करता है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का उसके सामने एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, यानी कि एक तरीके से उसको रेजिस्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बहुत इफेक्टिव होते हैं। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एंड एज वेल एज हार्ड वाटर, यानी कि डिटर्जेंट हमारा सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के साथ आपस में रिएक्ट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है वो क्या होता है। व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप interact with the water while the hydrophobic end interact with डर्ट, यानी कि डर्ट के साथ जो है हमारा हाइड्रोफोबिक एंड रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। द सोप मोलिक्यूल दस फॉर्म सब्सटेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल, यानी कि कई बार क्वेश्चन आता है मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है। तो मिसेल फॉर्मेशन वो होता है कि जब हमारा जो सोप है, सोप के जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो एंड बनते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट के साथ रिएक्ट करता है। दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा डर्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ जॉइन हैं, और जॉइन होने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही वो वहाँ से मोशन होती है तो क्या है कि जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है, जो ऑयल के साथ जिसने उस डर्ट के साथ रिएक्ट किया हुआ है, तो वो क्या होता है, वो उसको पुश करता है, उसको पुल करता है किसको, ऑयल को आउटसाइड, वो बाहर की तरफ, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक एंड वाटर के साथ डिजोल्व हो चुका है और वो जैसे ही उससे मूव कर रहा है तो क्या होता है कि जो उसके अंदर से डर्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे कि when one end of molecule is towards the dirt or while the hydrophilic end faces outside. This form an emulsion in water and helps in dissolving the dirt when we wash our clothes। यानी कि सेम वही बात बताइए कि वो डर्ट को उस कपड़े से हटा के वो क्या कर देगा, उसको डिजोल्व कर देगा किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है क्लास 10th का केमिस्ट्री। अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको एज सून एज पॉसिबल शॉर्ट आउट करने की। बाकी अभी इसमें नेक्स्ट वीडियो भी अभी रिलीज़ आउट होगी और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपकी बायोलॉजी को हम किस तरीके से कवर करते हैं, फिर उससे नेक्स्ट में फिजिक्स को कवर करेंगे। बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाते रहिए।